हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आइए हेडिंग डाल लेंगे, पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लिख लेंगे। इनकम लिख लेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, under the head under the head house under the head house property, income under the head house property। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। पहले हम बात करने वाले आखिर हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में हमारे जो तीन कंडीशंस आते हैं। ठीक है, हम पहले उन तीन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले बेसिक्स ऑफ चार्जेस। देखिए, फर्स्ट बेसिस ऑफ बेसिक ऑफ चार्ज चार्ज जिसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 22। इसका की सेक्शन आता है 22, यानी कि हमारे बेसिक ऑफ चार्ज के अंदर यानी कि हमारे क्या क्या आता है बिल्डिंग। हम बात करें तो हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है। अगर हम बात करते हैं पहले, अगर अगर मान लीजिए, अगर आप उस प्रॉपर्टी का आप ऑनर हो या फिर डीम्ड टू ओनर हो तो आप उस प्रॉपर्टी के आप, ठीक है, आप तो वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है जी, उसको हम प्रॉपर्टी मानेंगे। बाकी अगर अगर हमारी अगर हमारी वेकेंट प्रॉपर्टी है तो हम उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, अगर हमने उसके ऊपर कोई भी, जैसे कि हमने अपने, जैसे कि आप मान लीजिए एडवोकेट, तो आपने उस बिल्डिंग के ऊपर अपना ऑफिस खोल लिया तो हम उसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। आइए फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट आता है। अगर हमारी बिल्डिंग और लैंड, जैसे कि हमारी बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि लैंड है, लैंड पे हमारी बिल्डिंग है और हमारे जो आसपास उसी से अटैच्ड है, जैसे कि हमारा ग्राउंड हो गया, हमने उसके अंदर गार्डन बना ली, तो ये हमारी भी पता है बिल्डिंग के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही कंसिडर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि उसमें हमें दे रखा है बिल्डिंग और बिल्डिंग और एक दूसरे कलर से लिखेंगे, बिल्डिंग 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 और और लैंड्स लैंड्स pertinent pertinent thereto। तो ये हमारा, तो ये हम इसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अगर हमारी देखते हैं पहले। ठीक है, सेकंड होता है, अगर जैसे कि हम ओनर होते हैं, हमारा को ओनर होता है, ओनर या फिर को ओनर, ओनर सॉरी, ओनर डीम्ड और डीम्ड डीम्ड ओनर ओनर या हमारा डीम्ड ओनर होता है, तो उसे भी हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा, अगर हम जैसे कि अगर हम हाउस हाउस अगर हम बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि अपना ऑफिस खोलते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, तो ये हमारा हाउस बिल्डिंग के अंदर नॉट कंसिडर्ड होता है, नॉट कंसिडर्ड कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड होते हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस ऑफिस ठीक है, मैं एक्स्ट्रा मैंने 80 लिख दिया, इससे आप समझ लेना, मतलब कि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा हमारे इसके अंदर में कंसिडर्ड होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एनालिसिस के बारे में करें, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 22 है। जैसे कि जो मैंने आपको बेसिक ऑफ चार्ज कराया, वो भी हमारा सेक्शन नंबर 2 है। अब इसका हम बात करने वाले एनालिसिस के ऊपर। अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, उसका भी सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 22। आइए उसकी बात करते हैं, हमारा एनालिसिस एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस एनालिसिस of section
नंबर 22 एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 22 के अंदर हमारा फर्स्ट आता है। अगर हमारे इसकी लैंड पर जैसे कि मैंने बोला था अपर्टी लैंड है देयर टू बी, जैसे कि ग्राउंड हो गया गार्डन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर्ड होता है, ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर्ड होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, ठीक है, इसके बाद करते हैं अगर हमारा जैसे कि हमने फैक्ट्री बना लिया ऑफिस बना लिया तो ये हमारा उसके अंदर कंसिडर्ड नहीं होते, अभी हमारा एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 22 के अंदर आता है। ठीक है, ये दिखाना कंपलसरी नहीं है तेरा, लेकिन आप समझते जाइए अगर हमारा वैकेंट प्लॉट है तो वो भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर्ड नहीं होता। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओनरशिप और लेस का अगर डीम्ड टू बी ओनर है, ठीक है, ओनर हो या डीम्ड टू बी ओनर है तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है। हम इसे मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हो या तो डीम्ड टू बी ओनर हो तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर हम बात करते हैं अगर दो भाइयों के अंदर अगर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो अगर दो भाइयों के अंदर अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी के पीछे अगर तो और इनकम टैक्स को अगर बुलाते हैं तो इनकम टैक्स ये देखते हैं जो हमारी इनकम रिसीव हो रही है वो किसको मिल रही है, ठीक है, और कौन किसका सबसे ज़्यादा लाइबल है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको उस उस भाई को वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। ठीक है, वो हमारा जो भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इनकम टैक्स करता है वो हमारा डिस्प्यूट के अंदर में। ठीक है, अब इसके बाद करने वाले हम स्टेप्स के बाद स्टेप्स टू कंप्यूट, ठीक है, उसके बाद हम करने वाले स्टेप्स लिखेंगे इसके स्टेप्स स्टेप्स टू कंप्यूट टू कंप्यूट स्टेप्स टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कंप्यूट करेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर क्या आता है हमारा फर्स्ट आता है जिसके हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे जिसको कहते हैं हम जीएपी। फर्स्ट आता है हमारा जीएपी, देखेंगे फर्स्ट जिसे कहते हैं ग्रॉस ग्रॉस एनुअल एनुअल वैल्यू जिसको हम जीएपी कहते हैं। जीएपी जीएबी सॉरी जीएबी एनुअल वैल्यू। इसके बाद हम उसमें से लेस कर देते हैं म्यूनसिपल टैक्स को, जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। स्टेप नंबर सेकंड होता है लेस लेस करना म्यूनसिपल म्यूनसिपल टैक्सेस म्यूनसिपल टैक्सेस को लेस कर देना। ठीक है, उसके बाद अब पेड बाय द ओनर, जो पेड करा है ओनर ने, इसी के साथ में है पेड बाय द ओनर, जो ओनर ने पे करा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आता है हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप आता है तो इसके अंदर में हमारा निकल के आता है एनवीए निकल के आता है, यानी कि नेट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है एनईवी। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है एनईवी। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट थर्ड स्टेप है इसमें निकल के आता है हमारा एनएवी निकल के आता है, जो कि हमारा आता है नेट एनुअल नेट एनुअल वैल्यू, जो कि हमारा निकल के आता है एनएवी, जिसको कहते हैं एनईवी। ये थर्ड स्टेप में हमारे ये निकल के आता है। अगर हम जो हमने निकाला है जीएवी निकाला है, अगर उसमें से हम लेस कर देते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस को तो फिर वो हमारा निकल के आता है, जो अमाउंट वो निकल के आता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम एनएवी कहते हैं। ठीक है, ये निकल के आता है हमारा एनएवी निकल के आता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसमें होता है फोर्थ स्टेप। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि हमारा आता है लेस डिडक्शन करते हैं हम, लिखेंगे लेस लेस डिडक्शन डिडक्शन लेस होगा हमारा डिडक्शन लेस होगा हमारा डिडक्शन, जो कि हमारा आता है अंडर सेक्शन 24।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो हमारा उसके अंदर आता है, फर्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, आता है हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन। थोड़ा पेन का इशू आ रहा है, ठीक है, लेकिन बट आप समझ लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, हमारा फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो कि हमारा आता है, ठीक है, उसका हमारा सेक्शन आता है 24 से आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 24। ये आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो में सेकंड है, वो हमारा आता है 24 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर हम इसके सेक्शन की बात करें तो इसका सेक्शन आता है 24 भी आता है, 24 बी इसका हमारा सेक्शन है। 24 बी हमारा होता है कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूट जो हमारे स्टेप्स है कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो आता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, यानी कि जीएबी को कैलकुलेट करना। उसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस को जो पेड करता है हमारा ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमारा ओनर पे करता है, ठीक है, ओनर को जो पे करते हैं उस म्यूनसिपल टैक्सेस को, उसके बाद आता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि एनईवी निकल के आता है। उसमें से अगर हम लेस कर देते हैं इंटरसेक्शन 24 जो कि हमारा डिडक्शन है, डिडक्शन का इंटरसेक्शन 24। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं तो उसका सेक्शन आता है हमारा 24 है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करते हैं तो उसका आता है हमारा 24 बी का सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा निकल के आता है इनकम, इसके बाद हमारा निकल के आता है इनकम, इनकम 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 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद निकल के आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाता है। इसके बाद करने वाले हम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स की बात करने वाले, कितने तरह की हमारे हाउस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये उसकी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आखिर कितने तरीके की हाउस प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात करें, ठीक है, ये लिखेंगे पहले। हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि हमारी होती है एसओपी, एसओपी एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है हमारी फर्स्ट। और सेकंड आती है वो होती है हमारी एलओपी, यानी कि लेट ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड आती है हमारी एलओपी, यानी कि लेट आउट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। थर्ड आता है हमारा डी एलओपी, यानी कि डी एलओपी, यानी कि हमारा जो है डीम्ड डीम्ड लेट आउट जो हमारा फर्स्ट आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि इसके अंदर हमारा जो ओनर है उसने, वो खुद ने ही उसे सेल्फ ने ऑक्यूपाइड कर रखा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। सेकंड आता है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने रेंट पे दे रखा है हमने उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, लेट आउट करा रखा है। और थर्ड आता है हम जो हमने प्रॉपर्टी लेट आउट करा रखी है हम उसे मान लेते हैं कि हमने उसे लेट आउट करा रखी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है हमारा आगे में चलते हैं तो आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारा डिटर्मिनेशन होता है, जिसका अगर सेक्शन की बात करें तो उसका सेक्शन नंबर आता है हमारा 23। आइए उस पर लिखते हैं, अब राइट डाउन करेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ determination of gross annual value, gross annual gross annual
वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जी ए वी। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेशन करेंगे इसका, अगर हम कैसे निकालते हैं जी ए वी उसकी बात करते हैं, तो पहले निकालेंगे हम ग्रॉस एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे पहले तो हम। ठीक है, हम पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, उसका फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हम निकालते हैं कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट का, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड अगर एक्सपेक्टेड रेंट को निकालते हैं तो हमारा रहेगा जो हमारा जो भी हमारी म्यूनसिपल वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी फेयर वैल्यू जो हमारी हायर होगी उसी से निकलता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं उसे, जैसे कि हायर ऑफ हायर ऑफ हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू यानी कि एम बी और बी की बात करेंगे डब्ल्यू पार्ट में, अगर मैं एफ आर लिख रहा हूँ यानी कि फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ एस आर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा निकल जाता है। जो हम अगर एक्सपेक्टेड रेंट को निकालते हैं तो जो हमारा हायर होता है, जो हमारा म्यूनसिपल वैल्यू होता है या फिर जो फेयर वैल्यू होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हायर होता है, उसी से निकलता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। और सेकंड बात करते हैं हमारा एनुअल रेंट रिसीव्ड यानी कि ए आर निकालने के लिए हमारा होता है रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट को निकालना। ठीक है, वो निकाल देखते हैं पहले हम। जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को निकालेंगे यानी कि ए आर को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है उसको राइट डाउन करेंगे। जो हमारा निकलेगा एक्चुअल यानी कि ए आर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा रेंट रिसीवेबल रेंट रिसीवेबल। अगर जो हमारा रेंट रिसीवेबल है उसमें से लेस कर देंगे, हमारा लेस हो जाएगा अनरियलाइज्ड 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 रेंट रेंट। तो हमारा निकल के आ जाएगा ए आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए आर कैलकुलेट हो जाए आ जाए, उसको बाद हम बात करने वाले हैं अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि वो रेंट होता है। ठीक है, जो हमने रेंट लेट आउट करी है जो भी प्रॉपर्टी उससे जो मिलने वाला रेंट है। ठीक है, बट वो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, जो ओनर है उसको उसका रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ। ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, उसी को कहते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग लिख दूंगा, इनमें से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनरियलाइज्ड 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 रेंट अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि जैसे कि जो हमारा ओनर है उसको उस प्रॉपर्टी की जो उसने लेट आउट करी उसका रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। इसके अंदर आती है हमारी कुछ कंडीशंस। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर हम कंडीशंस की बात करते हैं। जो अनरियलाइज्ड रेंट के अंदर जो कंडीशन आती है उसकी फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी, देखेंगे पहले कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन आती है वो आती है हमारी टेनेंसी टेनेंसी इज बोनाफाइड इज बोनाफाइड यानी कि बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ में जो हमारा ओनर है उसने उस प्रॉपर्टी को बाय कर रखा हो, या फिर किसी को गुड फेथ के अंदर में किसी अगर लेट आउट दिया हो, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करा हो, किसी भी जो भी हमारा आंटी को जो रेंट पे लेना चाहता है उसको हमने गुड फेथ के अंदर लेट आउट दिया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हमारी जो सेकंड आती है। ठीक है, जो हम सेकंड की बात करते हैं उसका आता है वेकेटेड और और स्टेप्स हैज बीन टेकन हैज बीन टेकन। यानी इसके अंदर ये बात कहना चाहते हैं टेकन ठीक है, इसके अंदर ये बात कहना चाहते हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी को अगर गुड फेथ में दिया है, ठीक है, अगर हमारा जो भी जिसने भी लिया है हमसे गुड फेथ में, जो भी हमने लेट आउट दी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस बंदे को अगर उसने हमारा अगर अमाउंट पेड नहीं करता, ठीक है, तो उसके अंदर में हमारे लिए ये कुछ कंडीशन है अनरियलाइज्ड की। ठीक है, और थर्ड आती है हमारी कंडीशन
कंडीशन आती है। थर्ड आती है हमारी नॉट इन, नॉट इन ऑक्यूपेशन, इन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ एनी, ऑफ एनी अदर, अदर प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमारा एसएससी है, ठीक है, उसके पास दो से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, उसके पास नहीं होनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा की प्रॉपर्टी होती है, हाँ, तो बट उसके आगे हम बात करने वाले हैं, अगर दो से ज्यादा की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे ओनर के पास, ठीक है, जो एसएससी होता है उसके पास होती है, तो उसके आगे क्या होता है, उसकी कंडीशंस की भी आएंगी हमारी। इसके बाद आता है हमारा, इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे एसएससी है, जो हमारा एसएससी है वो पर्सन है एक हमारा, एसएससी ने अगर उसने गुड फेथ के अंदर और लीगल, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसके अंदर में उसने पता है एग्रीमेंट, जैसे इस टाइम चलता है एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट कराने के बाद दे रखा है, बट उसने सारे लीगल लीगल प्रोसीजर कर लिए उसने, बट उसे जो हमारा ओनर है उसको अगर रेंट रिसीव्ड नहीं हो रहा, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे कोर्ट के पास या फिर इनकम टैक्स के पास, तो उनसे कहेगा पहले कि हमने सारे लीगल मतलब प्रोसीजर्स करके देख लिया बट हमें रेंट रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है। आता है हमारा थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इसे लिखवाना जरूरी नहीं है बट वैकेंसी लॉस आता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी लॉस का। इसको लिखते हैं हम वैकेंसी लॉस। आखिर ये वैकेंसी लॉस क्या होता है? वैकेंसी लॉस, वैकेंसी लॉस वो होता है हमारा, जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, बट आपने उसे रेंट पे नहीं दिया, ठीक है, वो उससे होने वाले लॉस को वैकेंसी लॉस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे वैकेंसी लॉस कैसे कहते हैं, जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट हमने उसे रेंट पे नहीं चढ़ाया, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमारी खाली पड़ी, जो उससे होने वाले लॉस को हम वैकेंसी लॉस कहते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, उसके बाद बात करते हैं, लिख देता हूँ मैं आपको, कंप्यूटेशन ऑन ऑफ जीएबी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं, ठीक है। मैं पहले हेडिंग लिख दूंगा, हेडिंग लिख लेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑन ऑफ, स्टार्ट होती है हमारी कंप्यूटेशन ऑन, ये हमारी हेडिंग है, ऑन ऑफ जी ए बी, यानी कि ग्रॉस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जी ए बी यानी ग्रॉस एक्चुअल वैल्यू, यानी फॉर डिफरेंट, फॉर different types of types of house property, types of house property, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हम। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे तरफ जाके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं हम सेल्फ, फर्स्ट आता है हमारा सेल्फ, लिखेंगे फर्स्ट, जो कि आता है हमारा सेल्फ, फर्स्ट आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, 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 occupied, unoccupied, unoccupied, unoccupied house property, house property, house property, हाउस प्रॉपर्टी, उसका सेक्शन आता है 23(2), ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं, अगर जीएबी की बात करते हैं, अगर हमारा जीएबी नील होगा फॉर टू हाउसेस पे, ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर में, ठीक है, तो हमारा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो कि हमारा डिडक्शन आता है 24 के अंदर, जो आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 24 होता है हमारे डिडक्शन का, ठीक है। डिडक्शन हमें कुछ नहीं मिलेगा म्यूनसिपल टैक्सेस के ऊपर, ठीक है, टैक्सेस के लिए, और मैं उसमें लिख देता हूँ आपको जीएबी, 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 जो हमारा नील होगा, नील और टू हाउसेस, टू हाउसेस के अंदर, तो ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर, और हमारा डिडक्शन, डिडक्शन हमारा इसके अंदर नो डिडक्शन, इसके अंदर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, जिसके अंदर हमारा सेकंड आता है, वो आता है सेकंड आता है लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर सेक्शन की बात करें, इसके अंदर आता है हमारा सेक्शन नंबर 23, सब सेक्शन नंबर 1, क्लोज ए, क्लोज ए,
ठीक है, या फिर हमारा बी, ठीक है, ये दोनों है हमारा। इसके अंदर अगर जीएबी की बात करते हैं तो जीएबी हमारा हायर होता है, जो हमारा इफेक्टिव रेट है या हमारा जो एआरआर है उसमें से जो हमारा हायर होता है वो हमारा जीएबी होता है। इसके अंदर भी हमें, ठीक है, इसके अंदर हमें यानी कि नो क्वेश्चन फॉर वैकेंसी सिंस प्रॉपर्टी वाज ऑक्यूपाइड फॉर होल ईयर में, ठीक है। इसके अंदर अगर डिडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा डिडक्शन नहीं आता, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, इसके आगे की बात करते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी, अगर वैकेंट प्लॉट की बात करते हैं तो वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर नहीं होता था, ठीक है। आइए बात करते हैं हम थर्ड का, जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी vacant for, vacant, vacant for a part of year, part of year 23 1 सी, ये आता हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर टू, पार्ट ऑफ ईयर में, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अगर हमारे इफेक्टिव रेट की बात करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं वो हम होल ईयर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर कंप्यूटिंग की बात करते हैं ए आर आर पे कंप्यूटिंग करते हैं, अगर हमारा ई आर आर, अगर मैं लिख देता हूँ ए आर आर, इसी के अंदर में ए आर आर, ए आर आर ग्रेटर देन इफेक्टिव रेट, ठीक है। अगर हमारा ग्रेटर देन इफेक्टिव रेट होगा तो हमारा जी ए वी होता है, जो हमारा जी ए वी, जी ए वी वो इक्वल होगा हमारा ए आर आर के, ठीक है, वो हमारा इक्वल होगा ए आर आर के जी ए वी। और हम थर्ड की बात करते हैं, जो हमारी सेकंड कंडीशन आती है, अगर हमारा ए आर आर लेस देन होगा ई आर के, तो इसके अंदर भी हमारा जी ए वी इक्वल होगा ए आर आर के, इसके अंदर हमारा इक्वल होगा जी ए वी इक्वल होगा ए आर आर के। तो इसके अंदर जो हमारा थर्ड केस आता है, ठीक है, ये इसी का ही पॉइंट है, जो थर्ड का ही है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारा ए आर आर लेस देन होगा ई आर आर, ई आर से, तो हमारा जी ए बी, जो हमारा जी ए बी है यानी ग्रोस एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक, वो हमारे इफेक्टिव रेट के इक्वल होगा। क्या होगा, हमारा इफेक्टिव रेट के इक्वल होगा हमारा, ठीक है। बट पहले मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने आपको पहले समझाई थी, अगर ए आर आर अगर हमारा ग्रेटर देन ई आर होगा तो जो हमारा जी ए बी के इक्वल होगा हमारा ए आर आर, ठीक है। जो सेकंड है हमारा ए आर आर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, अगर ई आर होगा तो हमारा होगा जी ए बी इक्वल होगा हमारा ए आर आर के। अगर ए आर आर लेस देन, अगर ई आर होगा तो जी ए बी होगा हमारा इक्वल होगा वो ई आर के होगा, यानी कि इफेक्टिव रेट के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ आता है, जो फोर्थ आता है हमारा लेट आउट फोर, फोर्थ, जो हमारा फोर्थ आता है लेट आउट फोर, लेट आउट फोर पार्ट एंड, पार्ट एंड, पार्ट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, occupied for part of, for part of year। अगर सेक्शन की बात करें, इसका सेक्शन नंबर 23, यानी ये सेक्शन, सेक्शन 23 सब सेक्शन नंबर 3, ठीक है, आता है हमारे इसके अंदर। अगर इसके अंदर की बात करें, ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं तो हमारा आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा जी ए बी हमारा हायर होगा, ठीक है, ई आर इफेक्टिव रेट या फिर हमारा एनुअल एक्चुअल रेट से, ठीक है, जो हमारा हायर होगा हम उसके ऊपर वो हमारा जी ए बी होगा। और इसके बाद हम अगर हम म्यूनसिपल टैक्सेस के अंदर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा डिडक्शन अलाउड होता है, डिडक्शन, डिडक्शन इज अलाउड, इसके अंदर हमारा डिडक्शन अलाउड होता है म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, जो हमारा फिफ्थ आता है, फिफ्थ पॉइंट, जो कि हमारा फिफ्थ है वो है डीम्ड, डीम्ड, डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अगर उसका सेक्शन की बात करें तो सेक्शन नंबर 23 और सब सेक्शन नंबर 4। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर दो से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको हम डीम्ड टू लेट आउट प्रॉपर्टी मान ली जाती है। अगर हमारे एसएससी के ऊपर अगर दो या दो से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसे डीम्ड टू, ठीक है, लेट आउट मान लेते हैं उस प्रॉपर्टी को। और अगर हम इसके अंदर जीएवी
GAP ऑफ DLOP यानी कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर में अगर बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर नो रेंट होता है। नो रेंट अगर मिलता है बहुत, यानी कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी में, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर हम GAB की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा नील होता है। अगर नील होगा तो हमारा जो म्यूनसिपल टैक्सेस है उस पर हमारा जो डिडक्शन है, डिडक्शन अलाउड है इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी हमें डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन इज अलाउड, इसके इसके अंदर भी डिडक्शन अलाउड है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो जो हमारा जीएबी क्या होने वाला, हमारा नील होने वाला इसके अंदर, ठीक है, यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू जो होती है हमारी वो नील होने वाली है इसके अंदर। जो हमारा सिक्स आता है वो आता है सिंगल हाउस पोर्शन लिखेंगे। जो हमारा सिक्स आता है वो आता है हमारा सिंगल हाउस पोर्शन। चौथा हमारा सिंगल हाउस पोर्शन इज let and other portion portion is self self occupied self occupied। इस केस के अंदर हमारा डिडक्शन कोई भी अलाउड नहीं होता, जो म्यूनसिपल टैक्सेस होता है उससे हमारा कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हमारा डिडक्शन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। इसके अंदर हमारा कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता, क्योंकि हमारा सिंगल के साथ सिक्स केस आता है उसके अंदर में हम जो हमारा सेवंथ केस है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हमारा जो सेवंथ केस है लिखेंगे, सेवंथ केस जो भी हमारा सेवंथ केस है वह हमारा हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी गाइस, क्योंकि वीडियो में बीच में पॉज हो गई थी, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी जो कि हमारे सेवंथ आता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इन ट्रेड, ठीक है, आता है हमारा सेवंथ केस। इसके बाद हम बात करने वाले म्यूनसिपल टैक्सेस, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस क्या होता है, ठीक है, ये उसकी हेडिंग डालेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस, हेडिंग डालेंगे म्यूनसिपल म्यूनसिपल टैक्सेस। टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, ये जो डिडक्ट होता है वो हमारे जीएबी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारे जीएबी के ऊपर डिडक्ट जो हमारा जीएबी निकल के आता है उसके ऊपर हमारा डिडक्ट होता है जो हमारा म्यूनसिपल टैक्सेस पे, वो भी कब होगा, अगर जो हमारी, ठीक है, कुछ जैसे कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन आती है कब कब डिडक्ट होगा, फर्स्ट आएगी, लेकिन फर्स्ट जो हमारा बोर्न बाई दी ओनर, अगर बोर्न बाई दी ओनर होगा तो हमें डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और हमारा एक्चुअल एक्चुअली पेड एक्चुअली पेड पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ठीक है। ये हमारा म्यूनसिपल, अगर इसके अंदर में हमारा डिडक्शन की बात, इसके बाद आता है हमारा एनएबी की बात आती है, जैसे कि नेट एनुअल वैल्यू की आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लिखेंगे नेक्स्ट आता है हमारा नेट एनुअल एनुअल वैल्यू। ये नेक्स्ट आता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू। अगर उसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा होता है जीएबी में से अगर माइनस कर देते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस को तो हमारा आता है एनएबी निकल के आ जाता है, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर इसके फॉर्मूले लिख देते हो तो आता है हमारा जीएबी, वैसे लेस कर देते हैं म्यूनसिपल टैक्स टैक्सेस पेड, तो हमारा निकल के आता है एन बी ए निकल के, सॉरी एन ए बी निकल के आ जाता है। बाद में मैं नेशनल इनकम पे पहुंच जाता हूँ, सॉरी एन ए बी निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिडक्शन जो कि हमारा अंडर सेक्शन 24 है, अंडर सेक्शन 24, ठीक है, जो कि हमारा आता है डिडक्शन डिडक्शन जिसका हमारा अंडर सेक्शन 24 आता है। और हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसको सेक्शन की बात करें तो उसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 24, सब सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन नंबर ए। तो इसके अंदर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर,
ठीक है, तो हमारा 30% लगता है एनएवी के ऊपर। ठीक है, अगर हमारा उसके ऊपर भी अगर 30% लगता है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शेयर पे अलाउड फॉर जो हमारा एन ए बी का जो अमाउंट निकल गया था उसको लगता है हमारा 30% का। ठीक है, और एक्सपेंसेस इसके अंदर कोई भी अलाउड नहीं होता, और डिडक्शन इसके अंदर कोई भी अलाउड नहीं होता इसके अंदर में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर में। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम जो हमारा अगर केस की बात करते हैं अगर, ठीक है, और किन के टाइटल जो हमारा एसईसी किसके अंदर हमारा जो 30% का है, ठीक है, वो अलाउड नहीं तो उसके अंदर में बात करते हैं किसके अंदर में अगर जो हमारी तीन कंडी सॉरी दो कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर में हम कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता, वो कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट की बात करें जो फर्स्ट है, फर्स्ट आती है जिस केस के अंदर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, वो आती है हमारी एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो सेकंड आती है वो आती है हमारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। इन केस के अंदर जो हमारे दो केस हैं, इस केस के अंदर हमारा कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता हमें। इसके बाद आता है हमारा जो जो हमारे इसके अंदर बी पार्ट होता है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा बी पार्ट। देखिए बी पार्ट, इसके अंदर क्या बात करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ठीक है, राइटिंग पे ना है, समझते चले सिर्फ। ठीक है, ये है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अंदर में अगर फर्स्ट आता है जो हमारा फर्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेकंड आता है वो आता है लिमिट लिमिट ऑन डिडक्शन लिमिट ऑन डिडक्शन अलाउड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है डिडक्शन अलाउड अलाउड। और जो हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में आता है हमारा प्री, अगर मान लीजिए जो भी हमने कोई भी अगर बिल्डिंग अगर हमारी पूरी कंप्लीट नहीं बनी, अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में उस टाइम पे हमने लोन लिया है, ठीक है, किसी से भी, ठीक है, उसका होता है जो इंटरेस्ट उसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जो इसी के अंदर हमारा सेकंड आता है उसे कहते हैं करंट ईयर, यानी कि जो हमारे जो बिल्डिंग हमारी जो बन चुकी है उसके ऊपर हमने लिया है, ठीक है, उसको कहते हैं करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर, उसको ले रहे हैं हम करंट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा इंटरेस्ट फॉर ईयर इंटरेस्ट फॉर ईयर ऑफ कंप्लीशन, interest for year of completion completion of construction construction and onwards। और उसके बाद जो आता है हमारा, ठीक है, जो हमारा लिमिट ऑन जो हमारा डिडक्शन अलाउड था, ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसके नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया एड एडमिनिस्ट्रेबल डिडक्शन की बात करते हैं जो कि हमारा आता है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा जो हमारा पेबल है वो हमारा आउटसाइड इंडिया, तो उसके अंदर में डिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे इन इन एडमी एडमिसिबल एडमिसिबल डिडक्शन 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 जिसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 25। इसका आता है सेक्शन 25। उसे क्या है, उसके अंदर हमें आता है हमारा अगर हमारा पेबल है आउटसाइड इंडिया का हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर बात करने वाले जो हमारा फर्स्ट आता है टैक्स हैज नॉट बीन पेड एंड डिडक्टेड सच इंटरेस्ट। पहले लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे टैक्स हैज नॉट बीन पेड or deducted from such interest। और जो हमारा सेकंड आएगा, ठीक है, जो हमारा
मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ उसको, ठीक है। नो, नो पर्सन इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया who may be, who may be, who may be treated as, treated as agent। हमारे जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारा टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, ठीक है। जो हमारा सेकंड आता है नो पर्सन इन इंडिया, यानी कि वो हमारा कोई पर्सन हमारा इंडिया का नहीं है बट वो एजेंट के रूप में इंडिया में वर्क करता है, ठीक है। वो आता है हमारा सेकंड पॉइंट में। उसके बाद में आप बात करते हैं जो आता है हमारा, ये हमारा पूरा वन शॉट सेशन है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ हेडिंग डालने के बाद आपको सिर्फ समझाते हुए चल रहा हूँ, इसमें हमारा कोई नोट्स मेकिंग है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो आता है हमारा अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड रेंट, रेंट एंड arrears ऑफ रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अगर हम अनरियलाइज्ड अगर रेंट की बात करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट यानी ये, ठीक है, जो जो रेंट बनता था लेकिन जो हमारा एसएससी है उसको पता रिसीव भी नहीं हुआ अमाउंट को, ठीक है। उस पे कहते हैं हमारा, ठीक है। जो हमारा डिडक्शन की बात करते हैं, हमें डिडक्शन को अलाउड होगा जो हमें 30% जो हमें अमाउंट रिसीव भी नहीं हुआ ना, तो उसके ऊपर हमें कोई डिडक्शन नहीं, सॉरी, यानी कि हमारा जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें 70% का ही अमाउंट रिसीव हुआ है, बाकी जो 30% है उसका हमें, जो प्रीवियस ईयर में हमें उसको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा हमें सिर्फ 30% का, ठीक है। जो 70% है उसका हमें जो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके हमें टैक्स को पे करना पड़ेगा। और अगर हमारा अरियर्स ऑफ रेंट की बात करते हैं तो हमारे अरियर्स ऑफ रेंट के अंदर आता है, मान लीजिए जैसे कि कोई हमारा जिसको भी हमने लेट आउट दिया प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अगर उसने है ना उस पर हम उसको पर अगर हम पैसे बढ़ाते तो ठीक है, जैसे हम आगे आने वाले महीनों में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आने वाले एक महीने बाद आप इतना अमाउंट तो जैसे कि 700 रुपये बढ़ा के देंगे, 1000 रुपये बढ़ा के देंगे, जो भी है हर मंथली बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो प्रीवियस ईयर जो हमारे बीत चुका है हम उस पे ही बढ़ा के नहीं ले सकते, हमें पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम आपसे अगले महीने से इतना अमाउंट लेने वाले हैं, ठीक है। जो भी रेंट का अमाउंट होगा इतना लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन 30% ही अलाउड है, 70% हमारा टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कंपोजिट, कंपोजिट रेंट आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट रेंट, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट के अंदर अगर बात करें जैसे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिसीव और रेंट एज वेल एज जिसके हमारा अदर एसेट्स आ गए, जिसके अंदर ये फर्नीचर आ गया, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, जो हमारे डिफरेंट सर्विसेज है बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि हमने लिफ्ट दे रखी है, सिक्योरिटी पावर बैकअप है, ठीक है, सब आते हैं हमारे कंपोजिट रेंट के अंदर। अगर टैक्स स्टेटमेंट की बात करते हैं इसके अंदर के अंदर, अगर टू लेटिंग आर सेपरेबल है, ठीक है, जो रेंट होगा हमारा वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, जिसको हम टोपा भी कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा आगे आने वाला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। अगर टू लेटिंग आर नॉट सेपरेबल, अगर सेपरेबल नहीं है तो उसको हमारा टैक्सेबल होगा अंडर हेड में, जो हमारा अंडर हेड पीजीबीपी है, ठीक है, उसके अंदर में जो आएगा। इसका एग्जांपल होने वाला हमारा होटल हो गया, बिजनेस हो गया, पेइंग गेस्ट हो गया, एकोमोडेशन और वेयर हाउसिंग ऑडिटोरियम हो गया, ठीक है। आता है हमारा नॉट सेपरेबल है, सेपरेबल में हमारा जैसे कि मैंने बोला जो हमारा रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होगा अंडर अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर रेंट फॉर यूज फॉर अदर सर्विसेज के लिए अगर जो हम रेंट ले रहे हैं तो हो गया हमारा, वो आएगा हमारा अंडर द हेड पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो अगर हेडिंग डालेंगे पहले, मैं आपको सिर्फ समझाते हुए चले हमारे बच्चों से ऐसा है, ठीक है। इनकम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी situated, situated outside, आउटसाइड इंडिया। अगर हमारी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हमारी आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है, उसके इसके अंदर अगर हमारा फर्स्ट अगर हमारा आर ओ आर इन इंडिया है, अगर आर ओ आर इंडिया है, ठीक है, नो सच इनकम
इज ब्राउट टू इनकम, यानी वो कोई भी टैक्सेबल नहीं होंगे वो हमारे इंडिया के अंदर। अगर हमारा सेकंड जो अगर आता है वो हमारा आर एन ओ आर, और हमारा एन आर इन इंडिया, तो हमारा जो टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबल होगा जो रिसीव्ड होगा इंडिया के अंदर मनी, उसके ऊपर टैक्स मतलब कि, ठीक है, उस पे ही टैक्सेबल होगा जो हमें अमाउंट रिसीव होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, ये हमारा सेकंड एंड होता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर ऑफ, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड, तो जिसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सेक्शन 27(1), ये आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड। ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड के अंदर में हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि हमारा डीम्ड ओनर के रूप में, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि शादी होगी किसी की तो हमने माइनर के नाम पे ट्रांसफर कर दी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारा सेशन एंड होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ आया होगा, ठीक है, हमारा पूरा वन शॉट सेशन है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।